नमस्कार। क्या सपना है कि 2026 तक भारत में एक कामयाब बिजनेस खड़ा किया जाए? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम बात करेंगे राजीव तलरेजा के उन कड़वे, जी हाँ, कड़वे लेकिन बहुत जरूरी बिजनेस लेसन्स की, जो किसी भी एंटरप्रेन्योर का गेम हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक रूल से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस का मतलब कोई भी बिजनेस हो, उसका असल मकसद तो पैसा कमाना ही है ना? एकदम सीधी और सच्ची बात। और बस यही एक सोच हमारी आज की पूरी बातचीत की फाउंडेशन यानी नींव होने वाली है। अब हम सब ने ये तो सुना ही है कि भारत भाई 140 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सच है? हाँ, यही सवाल हमें हमारे पहले और शायद सबसे शॉकिंग लेसन की तरफ लेकर जाता है। तो पहला कड़वा सच सुनिए। भारत असल में 140 करोड़ लोगों का बाजार है ही नहीं, कम से कम उन लोगों के लिए जो सच में मुनाफा कमाना चाहते हैं। अगर प्रॉफिट चाहिए तो फोकस एक बहुत ही छोटे और बहुत खास ग्रुप पर होना चाहिए। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 10 लाख लोग। असल में यही है वो असली मार्केट, जहाँ पैसा है, जहाँ खर्च करने की पावर है। देखिए, बड़ी बड़ी फंडेड स्टार्टअप्स की दुनिया से बाहर निकल कर देखें तो ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स के लिए फोकस ही कामयाबी की चाबी है। तो सवाल ये है कि भाई इन 10 लाख लोगों को पहचाना कैसे जाए? इसका जवाब छिपा है मैन फ्रेमवर्क में। मतलब MAN। सही कस्टमर वो है जिसके पास मैन हो, यानी M से मनी, पैसा होना चाहिए, A से अथॉरिटी, खरीदने का फैसला लेने का हक होना चाहिए, और N से नीड, मतलब उसे आपके प्रोडक्ट या सर्विस की सच में जरूरत होनी चाहिए। अच्छा, तो मान लीजिए कि सही कस्टमर की पहचान हो गई। अब आता है बिजनेस का वो गोल्डन रूल, जो शायद सबसे सबसे जरूरी सबक है। और वो नियम क्या है? चलिए देखते हैं। इस लाइन को ना जरा ध्यान से समझना होगा। मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस जिस कस्टमर को चुनता है, वो सिर्फ उसे अपना सामान नहीं बेच रहा होता, बल्कि वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स को भी अपना रहा होता है। इसलिए सबसे जरूरी फैसला यह है कि अपनी प्रॉब्लम्स समझदारी से चुनी जाएं। इसको ना एक बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, कोई बिजनेस है जो मछुआरों को नाव बेचता है या फिर अरबपतियों को यॉट बेचता है। अब अगर वो मछुआरों को बेच रहा है तो उसकी रोज की प्रॉब्लम्स क्या होंगी? भाई, दाम बहुत ज्यादा है, EMI पर मिल जाएगा क्या, इस महीने पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ अगर वो अरबपतियों को यॉट बेच रहा है तो उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे सबसे प्रीमियम ऑप्शन दिखाइए, क्या मैं बिटकॉइन में पेमेंट कर सकता हूं, या फिर मेरे दोस्तों ने तो ज्यादा पैसे दिए थे, आप मेरे रेफरल से भी उतना ही चार्ज करना। चॉइस पूरी तरह से बिजनेस चलाने वाले की है। अब देखिए, सही कस्टमर चुनना तो बस पहली सीढ़ी थी। दूसरी और शायद उससे भी मुश्किल सीढ़ी है ये समझना कि क्या कोई प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर की प्रायोरिटीज में आता भी है या नहीं। मतलब, क्या वो उस पर पैसा खर्च करना जरूरी समझता है? इसी को कहते हैं स्पेंड थ्रेट। मतलब, कस्टमर की जेब में उस चीज के लिए सच में कोई जगह है भी या नहीं। चलिए केस स्टडी देखते हैं। एक हैप्पीनेस कोच है और वो एक ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल को अपनी सर्विस बेचना चाहते हैं जो महीने का 2 लाख रुपए कमाता है। अब कोच का मानना है कि भाई खुश रहने की जरूरत तो सबको है, लेकिन कोई भी उनकी 6,000 रुपए महीने की कोचिंग खरीदने को तैयार ही नहीं है। पर क्यों? जवाब इस स्लाइड में है। कहानी का असली ट्विस्ट यहीं पर है। जरा इस प्रोफेशनल के महीने के बजट को देखिए। उसकी कमाई का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा रेंट, EMI, बच्चों की स्कूल फीस, बिल और ग्रॉसरी में ही चला जाता है। और वेलनेस कोचिंग, वो तो उसके बजट का 1% भी नहीं है। उसकी जरूरतों की लिस्ट में वो चीज कहीं है ही नहीं। तो ठीक है, ये तो हो गई प्रायोरिटी की बात। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट कस्टमर की प्रायोरिटी लिस्ट में है। तो अगला सवाल क्या आता है कि भाई उसकी सही कीमत क्या होनी चाहिए। और यही से 2026 का एक और बहुत बड़ा नियम सामने आता है। नियम यह है कि कीमत लागत से नहीं बल्कि कस्टमर की सोच से, उसकी परसेप्शन से तय होती है। इसी को कहते हैं परसेप्टिव वैल्यू। पुराना तरीका क्या था? सिंपल, अपनी लागत देखो, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ो और बेच दो। लेकिन 2026 का तरीका इसका ठीक उल्टा है। यहां सबसे पहले यह पता लगाओ कि कस्टमर की नजर में उस चीज की वैल्यू क्या है, वो उसके लिए कितना पैसा देने को तैयार है। फिर उसमें से अपना मनचाहा प्रॉफिट माइनस करो। अब जो बचा, उसी कॉस्ट में उस चीज को बनाने का तरीका ढूंढो। पूरा गेम ही पलट गया है ना? तो ठीक है, अब हमारे पास सही कस्टमर है, उसकी प्रायोरिटी में आने वाला प्रोडक्ट है और सही कीमत भी तय हो गई। सब सेट है। लेकिन क्या होगा अगर लोगों को उस बिजनेस के बारे में पता ही ना चले? देखिए, वो जमाना गया जब लोग कहते थे मेरा काम ही मेरी पहचान है,
या सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड रहते थे। वो स्ट्रैटेजी अब पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और ये लाइन आज की कड़वी सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ बताती है। आज के शोर शराबे वाले मार्केट में अगर मार्केटिंग अच्छी है तो एक मीडियोकर मतलब ठीक ठाक प्रोडक्ट से भी पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर मार्केटिंग खराब है तो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर भी कोई फायदा नहीं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सवाल यह है कि मार्केटिंग करें तो करें कैसे। इसके 3 मेन रास्ते हैं, या कह लीजिए 3 अवतार है। पहला, एजुकेटर यानी शिक्षक बनकर लोगों को कुछ सिखाकर उनका भरोसा जीता जा सकता है। दूसरा, एंटरटेनर यानी मनोरंजन करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा जा सकता है। और तीसरा, स्टोरी टेलर यानी कहानी सुनाकर अपनी कहानियों से उनके दिल से कनेक्ट किया जा सकता है। हर बिजनेस को चुनना होगा कि उसका अवतार कौन सा है। अच्छा, अब तक हमने जो भी सीखा, चलिए इन सारे लेसन्स को एक मजेदार कहानी में पिरोते हैं। ये कहानी है 3 फर्नीचर बनाने वालों की, और ये हमें बताएगी कि मार्केट में असल खेल चल क्या रहा है। तो कहानी में सबसे पहले आते हैं महेश और मुकेश। महेश एक फ्रीलांसर है जो सबसे कम दाम पर कुर्सी बनाता है। दूसरी तरफ है मुकेश, जिसकी अपनी दुकान है, खर्चे ज्यादा हैं, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ प्राइस के दम पर ही महेश से कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। असल में दोनों एक ही चीज बेच रहे हैं, एक कमोडिटी, और मार्केट के बचे खुचे हिस्से मतलब स्क्रैप्स के लिए आपस में लड़ रहे हैं। और फिर एंट्री होती है मनदीप की, और यहीं से पूरा का पूरा खेल बदल जाता है। पता है क्यों? क्योंकि मनदीप कुर्सी नहीं बेचता, वो बेचता है अर्गोनॉमिक वेलनेस यानी काम करते हुए आराम और सेहत। वो बेचता है बूस्टेड प्रोडक्टिविटी। वो एक एआई ऐप के जरिए हर एम्प्लॉय के लिए एक कस्टम सॉल्यूशन बेचता है। मनदीप ने खुद को इस भीड़ से पूरी तरह अलग कर लिया है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। महेश और मुकेश दोनों प्राइस पर लड़ रहे हैं और मार्केट के स्क्रैप्स यानी बचे खुचे हिस्से के लिए कम्पीट कर रहे हैं। और वहीं मनदीप अपने डिफरेंशिएटर के दम पर, अपने अनोखेपन की वजह से मार्केट की क्रीम यानी मलाई खा रहा है। और दोस्तों, यही है आखिरी और सबसे गहरा सबक। हर मार्केट के हमेशा 2 हिस्से होते हैं। एक होता है स्क्रैप्स, जहां हर कोई सिर्फ प्राइस पर लड़ता है, और दूसरा होता है क्रीम, जहां ब्रांड और वैल्यू की कीमत होती है। किसी भी बिजनेस का ब्रांड ही ये तय करता है कि वो किस हिस्से में कम्पीट करेगा। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर बिजनेस सिर्फ सर्वाइव करने की यानी बस जैसे तैसे टिके रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि कामयाबी का सबसे आसान रास्ता असल में जीतने के लिए खेलना हो, ना कि सिर्फ हार से बचने के लिए? सोचिएगा जरूर। तो चलिए आज बात करते हैं उन धारणाओं की, उन मिथकों की जो बिजनेस और लीडरशिप की दुनिया में बहुत आम हैं। और क्या पता, शायद यही वो बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अब ये एक ऐसा बयान है जो सीधा मुद्दे पर चोट करता है। हमारी टीम एक परिवार की तरह है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर अक्सर ये सबसे बड़ी बकवास होती है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये सच क्यों नहीं है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले लीडरशिप से जुड़े कुछ झूठ, फिर टीम असल में क्या है, परिवार या कुछ और, एक लीडर का असली काम क्या होता है, और फिर क्रिएटर्स की दुनिया में क्या चल रहा है, और आखिर में सबसे जरूरी बात, लंबी पारी कैसे खेली जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। यहाँ हम उन आम धारणाओं की बात करेंगे जिन्हें हम सब ने कहीं ना कहीं सुना जरूर है, पर सच तो ये है कि यही बातें हमें और हमारी टीमों को असल में आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मिथक कि आपकी टीम एक परिवार है। चलिए आज इस सोच को तोड़ते हैं और समझते हैं कि इससे बेहतर मॉडल, एक ज्यादा असरदार मॉडल क्या हो सकता है। जरा सोचिए, एक परिवार में क्या किसी को खराब परफॉर्मेंस के लिए निकाला जाता है? नहीं ना, वहाँ रिश्ते बिना शर्त के होते हैं। लेकिन एक सेना में, वहाँ हर कोई एक कॉमन मिशन के लिए जवाबदेह होता है। एक बेहतरीन टीम में ना परिवार जैसे गहरे रिश्ते तो होते हैं, लेकिन जवाबदेही एक सेना जैसी होती है। और यही वो फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि एक लीडर के तौर पर माहौल कैसा बनाया जा रहा है? क्या एक ऐसा माहौल है जो गधों को अपनी तरफ खींचता है, या फिर एक ऐसा जो रेस के घोड़ों को साथ मिलकर दौड़ने के लिए जोश दिलाता है? क्योंकि दिन के अंत में लीडर का बनाया माहौल ही ये तय करेगा कि टीम में किस तरह के लोग शामिल होंगे। और ठीक ऐसा ही माहौल बनाने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एक लीडर का असली काम है क्या,
और यकीन मानिए ये सिर्फ काम करवाने या आदेश देने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। एक अच्छा लीडर सिर्फ काम नहीं करवाता, वो लीडर्स तैयार करता है। काम तो अपने आप हो जाता है, वो तो बस एक नतीजा है उस प्रोसेस का। असली मकसद है लोगों को इतना काबिल बनाना, इतना विकसित करना कि वो खुद सही फैसले ले सकें। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। जब भी कुछ गलत होता है तो आमतौर पर पहला सवाल क्या पूछा जाता है? ज्यादातर यही होता है, ये किसने किया या ऐसा हुआ कैसे? और जैसे ही ये सवाल पूछे जाते हैं लोग तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं, सब बहाने बनाने लगते हैं। अब किसी पर दोष डालने के बजाय ये 3 सवाल पूछकर देखिए, क्या कमी रह गई थी, इससे क्या सीखा और आगे से क्या अलग करेंगे? ये छोटा सा बदलाव ये पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये गलतियों को सीखने का मौका बना देता है। एक ऐसा कल्चर बनता है जहां लोग जिम्मेदारी लेने से डरते नहीं बल्कि लगातार सीखते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है MS धोनी। वो अपने खिलाड़ियों को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो वो कड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटते। यही है साहस और करुणा का वो कमाल का बैलेंस जो एक लीडर को महान बनाता है। और लीडरशिप के ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ पारंपरिक बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। आज की जो क्रिएटर इकोनॉमी है वहां भी हम यही मिथक देख रहे हैं, खासकर जब बात आसान पैसे और इन्फ्लुएंस की आती है। एक दौर था जब स्टार्टअप्स और क्रिएटर्स के बीच एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस चल रहा था। स्टार्टअप्स को पहुंच चाहिए थी, क्रिएटर्स को पैसा, लेकिन अब वो बुलबुला फूट रहा है और अब समय आ गया है असली टिकाऊ वैल्यू बनाने का। तो यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब खेल सिर्फ शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी का नहीं रहा, मतलब सिर्फ दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके इम्प्रेस करने की बजाय अब फोकस है इम्पैक्ट क्रिएट करने पर। अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाना, एक लंबी पारी खेलना और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना। तो फिर सवाल ये है कि इन सारे मिथकों का इलाज क्या है, चाहे वो कॉर्पोरेट दुनिया हो या क्रिएटर इकोनॉमी? जवाब एक ही है, लंबी पारी खेलना। ज़ोहो और ज़ीरोधा जैसी कंपनियों को देखिए, वो इसका एकदम सटीक उदाहरण है। वो महीनों या तिमाहियों में नहीं सोचते, वो दशकों की प्लानिंग करते हैं। वो किसी बाहरी फंडिंग या शोर शराबे पर निर्भर नहीं है, वो बस अपने असली उसूलों पर टिके रहते हैं और एक ऐसा बिजनेस बनाते हैं जो सालों साल चले। ये जो कहावत है ना, ये सब कुछ बयां कर देती है। आप एक खराब प्रोडक्ट या खोखली संस्कृति पर कितनी भी अच्छी मार्केटिंग की क्रीम लगा दें, वो रहेगा तो गोबर ही, उसे कोई नहीं खाने वाला। असलियत ये है कि आपकी संस्कृति और आपके मूल्य ही आपकी असली नींव हैं, बाकी सब दिखावा है। तो कुल मिलाकर एक लंबी पारी खेलने वाला लीडर कैसा होता है? वो जो साहस और करुणा के बीच संतुलन बनाता है। वो जो क्या कमी थी पूछता है, बजाय इसके कि किसकी गलती थी, और जो चंद दिनों की शोहरत के पीछे भागने की बजाय कुछ ऐसा बनाता है जो सालों तक चले। ये वो लीडर है जो टिकने के लिए बना है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, वो कौन सा एक लीडरशिप का झूठ है जिसे अब खुद से कहना बंद करने की जरूरत है? क्योंकि यकीन मानिए, असली ग्रोथ की शुरुआत वहीं से होती है।